नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश खोदरे आप सभी लोगों का एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। तो हम आज यहां स्टार्ट करने जा रहे हैं पीएटी एग्रीकल्चर ग्रुप 2020 के लिए आईएमपी क्वेश्चन सीरीज। अब इन क्वेश्चंस को बेटा बहुत ही मेहनत के साथ एमजीसीआई की टीम द्वारा आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। और इन क्वेश्चन को किस बेस्ड पर, किस आधार पर बनाया गया है, तो वो है अब तक हमसे जो भी पीएटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के लिए जो भी हमें कंसेप्ट दिया जाता है उस कंसेप्ट पर आधारित कर आपके लिए यहाँ इन आईएमपी क्वेश्चन को तैयार किया गया है। और हम सब ये बात जानते हैं कि किसी क्वेश्चन के लिए उसके कंसेप्ट का आना कितना जरूरी है। ठीक है, तो हम इन क्वेश्चन की मदद से अपनी मेहनत को, अपने समय को कम कर क्या अपनी सफलता को देख सकते हैं। ठीक है, और आपको ऐसा करने के लिए क्या इन वीडियो को कंटिन्यू और कंप्लीट रूप से देखना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी सफलता निश्चित है। ठीक है, और बेटा हमारा प्रयास है कि वे बच्चे भी जो कि अपनी सफलता में 1 से 2 नंबर की कमी से रुक जाते हैं, तो वह बच्चे भी क्या इन आईएमपी क्वेश्चन की मदद से अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी तरह के छात्रों को इन क्वेश्चन की मदद से अपने सफलता को देखना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के आईएमपी क्वेश्चन सीरीज को। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है ये देखें। तो क्वेश्चन है तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 25 और परमाणु भार 55 उसके नाभिक में होंगे। ठीक है, मैं जल्दी से इसका इंग्लिश भी पढ़ दूं। द न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 25 एंड एटॉमिक वेट 55 विल कंटेन। मतलब हमें एक तत्व का क्रमांक और उसके लिए द्रव्यमान संख्या दी रहे, तब हमें उसके नाभिक के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालना है, आइए उसको सीखें। तो बहुत सरल है। हम सब जानते हैं कि किसी भी तत्व के लिए उसका जो क्रमांक है Z, क्या हम उसके लिए उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर देखते हैं। तो हमारे पास क्रमांक कितना है 25, तो क्या हम इसके आधार पर प्रोटॉन संख्या को निकाल सकते हैं, वो भी कितनी होगी 25। ठीक है, अब दूसरी बात हमारे सामने यहाँ दी है क्या उसका परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार जिसको हम A से दर्शाते हैं। ठीक है, जो कि कितना है 55, और हमें मालूम है न्यूट्रॉन संख्या निकालने के लिए हम तत्व के क्या परमाणु भार से उसके क्रमांक को माइनस कराते हैं। तो हमारे पास भार का मान 55 और क्रमांक का मान 25 है। ऐसा कर क्या हमें न्यूट्रॉन संख्या 30 मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारा क्या इस तरह से पहले क्वेश्चन के लिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें उस तत्व के लिए जिसका क्रमांक 25 भार 55 है, नाभिक में प्रोटॉन 25 और न्यूट्रॉन 30, मतलब इसका आंसर हो गया हमारा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें जल्दी से। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास है सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज। तो नाम से ही समझ में आता है कि सम इलेक्ट्रॉनिक हम उन समूह, उन स्पीसीज को कहते हैं जहां इलेक्ट्रॉन संख्या समान हो। ठीक है, आइए चेक करें ऑप्शन में कि कहां हमें इलेक्ट्रॉन संख्या समान मिल रही है। तो हमारे पास फ्लोरीन माइनस है। क्या हम जानते हैं फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन संख्या 9 और माइनस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया है। तो फ्लोरीन माइनस का इलेक्ट्रॉन हो गया 10। इसी तरह हम बात करें O2 माइनस की, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन 8, -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन संख्या हो गई 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लोरीन माइनस में हमें मालूम है फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन 9, एक लिया है 10। ऑक्सीजन ने कोई इलेक्ट्रॉन लिया दिया नहीं है, तो वहां इलेक्ट्रॉन संख्या 8। फिर फ्लोरीन माइनस हमें दिख रहा है, फ्लोरीन माइनस के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या 10, ऑक्सीजन प्लस। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन संख्या 8 प्लस मतलब दिया है,
कितना प्लस है, एक मतलब एक दिया है, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 7। फ्लोरीन माइनस में फिर से इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो गई, 10। अब की बार ऑक्सीजन द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन संख्या का मान 2 है, क्योंकि जितने इकाई का धन उतना इलेक्ट्रॉन का दान। तो यहां से 8 में से 2 और चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अब हम क्या इन ऑप्शन में देख पा रहे हैं, वह समूह, वह जोड़ा जो एक समान इलेक्ट्रॉन को रखता है, तो वो है हमारा 8 माइनस ऑक्सीजन 2 माइनस। तो हमारा आंसर क्या ए होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हमें सम इलेक्ट्रॉनिक समूह के लिए काम करना है। अगला क्वेश्चन हमारा देखें, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पीली रोशनी जिसकी तरंग दैर्घ्य हमारे पास 600 नैनोमीटर है, इसके लिए आवृत्ति ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या, जब भी क्वेश्चन में जो भी बातें हमें दी रहती है उसे देखकर हमें किस सूत्र से काम करना है, क्या इस बात को हम सबसे पहले अपने दिमाग में लाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या एक तरंग दैर्घ्य का मान दिया गया है जो कि 600 नैनोमीटर है। ठीक है, और हमसे क्या यहाँ पर आवृत्ति पूछी गई है। तो जब भी तरंग दैर्घ्य का मान हो और आवृत्ति पूछी जाए तो क्या हम उसे तरंग समीकरण C बराबर न्यू लेमडा लगाकर हल करते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे करना है आइए उसका तरीका देख ले। तो हम क्या करेंगे, C के अपॉन में लेमडा को लाकर न्यू प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब हम जल्दी से C और लेमडा का मान रख दें। तो C जिसको कि हम प्रकाश का वेग कहते हैं, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड इसका मान है C का, और लेमडा 600 नैनोमीटर है, तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करा देता हूं। तो यहाँ हो जाएगा 10 की घात -9 मीटर, ये हमें क्या न्यू देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये C का मान और ये हमारा लेमडा नैनोमीटर में था, मैंने उसको मीटर में बदल लिया, आप उसको समझ लीजिए। 1 नैनोमीटर बराबर हमारे पास 10 की घात -9 मीटर होता है, जिसको कि मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब मैं इसको सॉल्व कराता हूं, तो -9 और ये 2 जीरो पहले तो कैंसल आउट हो जाएंगे, जिससे मुझे यहाँ पर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड और यहाँ पर 6 गुणा 10 की घात -7 मीटर मिलेगा। ठीक है, ये सब क्या हमारे न्यू के बराबर चल रहा है, मीटर से मीटर कैंसिल। ठीक है, इस 3 को 6 से 0.5। ठीक है, अब माइनस की पावर ऊपर उठकर जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 की घात 15। ठीक है, किंतु ऐसा कोई हमारा यहाँ ऑप्शन नहीं दिख रहा है जहां हमें 0.5 गुणा 10 की घात 15 मिले। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा चेंज कराएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात 14। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? हाँ, हमको ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो है ये कि हम नैनोमीटर को मीटर में बदलें, और हमें जब कोई भी घात को नीचे से ऊपर ले जाना है तो उसको क्या अपने चिन्ह से बदलकर यहाँ देखना है। इतना सा हमें इस क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना है, बाकी हम इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो है ये कि बोहर के सिद्धांत के अनुसार 5वीं कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग होगा। तो हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग निकालने का हमारे पास सूत्र क्या होता है, mvr बराबर NH/2π। ठीक है, हमें केवल यहाँ पर इस n के मान को रखना है। n का मान हमारे पास 5 दिया है, n मतलब कक्षा। क्या इसको हम सॉल्व करा ले, 5 को हम 2 से भाग देंगे, आ जाएगा 2.5 s/π। ये है हमारा उस कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। ठीक है, तो किसी भी कक्षा के लिए जब भी आप इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग चाहते हो तो आपको दिए गए कक्षा n के मान को आधा कर उसके पीछे h/π लगाना है। यही उस कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा। ये बेटा सबसे सरल और आसान तरीका है। जैसे हमारे पास 5वीं कक्षा थी, इसके लिए हम आधा करें तो 2.5 h/π। ठीक है, जो कि ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में वर्णक्रम रेखाओं का विघटन कहलाता है। ठीक है, तो हमने बोहर परमाणु मॉडल की कमियों में क्या 2 तरह के प्रभाव पढ़े हैं। एक था जीमान प्रभाव, जहां हम
स्पेक्ट्रमी रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या पतली महीन देखते थे और उस प्रभाव को जीवान प्रभाव के रूप में पढ़ते थे, जो कि हमें बोहर द्वारा नहीं समझाया गया। हमने एक और प्रभाव पढ़ा है स्टार्क प्रभाव, जहां की हम स्पेक्ट्रमी लाइनों को क्या विद्युत क्षेत्र में रखकर महीन पतला देखते हैं। अभी हमसे क्या कहा जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए काम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया, जीमान के द्वारा, इसलिए हम उनके प्रभाव पर क्या इस काम को देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीमान प्रभाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखें, यदि द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 3 है तो चुंबकीय क्वांटम संख्या संभावित मान होंगे। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ देता हूं। If the value of azimuthal quantum number is 3, the possible value of magnetic quantum number would be। बहुत इजी है। ठीक है, तो देखें हम, हमारे पास क्या यहाँ पर द्विगंशी क्वांटम संख्या L का क्या मान दिया गया, 3, और हमें मालूम है L के साथ M के जो मान हैं वो -L से +L तक कर लिखते हैं। जब हमारे पास L हो और उसके लिए M के मानों को लिखना हो तो -L से +L तक, मतलब L कितना है 3, तो मैं क्या लिख दूंगा, -3 से +3 तक, और इसके लिए क्या मान हो जाएंगे अपने पास, -3, -2, -1, -0, +1, +2, +3, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब चेक कर लो ये सारे मान किस ऑप्शन में हैं। ठीक है, यहाँ नहीं है, यहाँ हमारे पास क्या 4 ही मान है, हमको 7 चाहिए। यहाँ हमारे पास वो 7 मान है, मतलब ये हमारा आंसर है। यह भी हमारा आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ 6 मान है और हमें चाहिए इस तरह से 7 मान। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या द्विगंशी क्वांटम संख्या दी जाने पर चुंबकीय क्वांटम संख्या निकालना है। ठीक है, अगला है क्रोमियम के 19वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं का सही समुच्चय पहचानना है। ठीक है, अब एक बात जो सबसे पहले और हमें महत्वपूर्ण है यहाँ जानना है कि हमारे पास क्रोमियम और कॉपर 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि अपवाहु क्रम के अपवाद के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात ये अपना विन्यास अपवाहु क्रम अनुसार नहीं रखते। क्यों नहीं रखते उसका कारण भी हमें अभी पता चलेगा। तो क्रोमियम 24 का जब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और ये 4s2 ना होते हुए 4s1 और 3d5। अब ये अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से बनाता है क्योंकि इस विन्यास के साथ इसके स्थायित्व को अधिक मिलता है, अधिक प्राप्ति होती है। ठीक है, और अब हम इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्या वो इसके बाह्यतम कोश से हमें देखना है। तो इसका जो हमारे पास बाह्यतम कोश है वो 4s है। ठीक है, अब 4s के लिए हम क्या जल्दी से चारों क्वांटम संख्या देख लें ताकि हम अपने आंसर को देख पाए। n क्या हमें यहाँ से देखना है 4, s को यहाँ से l के रूप में देखना है 0, l 0 तो m भी 0 और s के लिए ±1/2। ठीक है, मतलब हमारे पास क्रोमियम के 19वीं इलेक्ट्रॉन के लिए इस तरह से सेट मिलेगा। क्या हम उसे ऑप्शन में देख पा रहे हैं। तो ये 2 तो हमारे आंसर हो ही नहीं सकते, ये 2 आंसर होंगे। जहां हमें क्या L0 वाला आंसर चयन करना है तो ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ क्वेश्चन जो मिलेगा उसको आंसर करना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न में से कौन सा कक्षक असंभव है। बहुत इजी ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। हमें क्या वही कक्षक पॉसिबल होकर मिलता है जिसके लिए n ग्रेटर देन l हो। ठीक है, हमें केवल वही कक्षक देखना है जहां n बड़ा हो l से। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं 3f के लिए n का मान क्या हो गया 3 और यहाँ पर l का मान क्या हो गया 3 f के लिए। ठीक है, फिर है हमारा 4f का n कितना हो गया 4, l कितना हो गया 3 और 5f के लिए n हो गया 5, l हो गया 3, 6f के लिए हमारे पास यहाँ n हो गया 6, l हो गया 3। अब आप देख पा रहे हो कि ये तीनों में हमारे पास n ग्रेटर देन l है पर यहाँ n इक्वल टू l है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या 3f होने वाला है। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है
दिए गए परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं हो सकते, यह नियम किसने दिया? और इस क्वेश्चन को अभी जेट एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को पहले भी हमें क्या पीएटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन सरल है और इम्पोर्टेंट भी है। अब हमें मालूम है कि किसी भी एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, ऐसा क्या पाउली द्वारा बताया गया है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो सही आंसर है क्या वो पाउली है, ठीक है। क्योंकि अबाहु ने तो इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखने के लिए नियम बनाया, ठीक है। और हुंड द्वारा क्या हमें समान ऊर्जा वाले कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों के लिए बात कही गई। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए आंसर पाउली का अपवर्जन नियम आएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निकल 2+ आयन के कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन निकल 2+ इज। तो सबसे पहले हम निकल का क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, 28 इलेक्ट्रॉन के लिए। फिर उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर निकल 2+ देख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2 और 3d8, ठीक है। अब जब भी एक परमाणु से हमें क्या मिलता है, आयन, तो वो हमेशा अपने बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉनों को ही क्या अपने आयन बनने के लिए दान करता है, ठीक है। तो एक बात यहाँ से ये भी सीखना है कि एक परमाणु द्वारा जब भी इलेक्ट्रॉन का दान कराया जाएगा वो उसके बाह्यतम कोश से होगा, और बाह्यतम कोश उसके विन्यास में कोश के सबसे बड़े अंक के रूप में देखते हैं, जो कि यहाँ हमको 4s के रूप में मिला है। यहाँ से हम 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, दान, ठीक है। अब जब 2 इलेक्ट्रॉनों को दान करेंगे तो हमारे पास, एक मिनट देखिए, यहाँ पर जो है क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक है। जल्दी से हम इसका एक बार कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। निकल 2+ के लिए जो हमारे पास है, यहाँ पर निकल 2+ का हमने जो कॉन्फ़िगरेशन बनाया था वो कुछ इस तरह से था, 2p6, 3s2, 3p6 और यहाँ पर हमने 4s2, 3d8 लिखा था, जहां से हम क्या 2 इलेक्ट्रॉनों को दान कर इसको निकल 2+ के रूप में देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कैसे आएंगे उसको समझें। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमें उस उपकोष के कक्षक से देखना है जहां की उस उपकोष के लिए कक्षक पूर्ण रूप से भरे ना हो। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई कक्षक पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा है तो वहां कभी भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। अगर आपके पास कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी, अर्थात वो पूर्ण नहीं भरे हैं, तो वहां आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना होगी। तो हमें यहाँ p तक तो पूरे भरे हुए इलेक्ट्रॉनों से कक्षक दिख रहे हैं, मतलब यहाँ से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। 3d के लिए हम क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं, तो हम इस 8 इलेक्ट्रॉनों को पहले अरेंज कर देते हैं। ये करा और हमने देखा कि ऐसे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो अनपेयर्ड है, अयुग्मित है, जिनके अभी तक जोड़े नहीं बने हैं, ठीक है। तो इस तरह से निकल 2+ के लिए हमारे पास जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या है वो 2 है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक बॉल जिसका द्रव्यमान 0.1 किलोग्राम है 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से घूम रही है, तब बॉल की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या एक बॉल के लिए उसका मास और उसकी स्पीड दी गई है, हमें उसके लिए क्या वेवलेंथ पूछी गई है, तो हम इसको डी ब्रोगली इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब भी हमारे पास किसी पार्टिकल का मास और वेलोसिटी होती है और उसके लिए हमें वेवलेंथ काउंट करना है, तो डी ब्रोगली इक्वेशन से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैं यहाँ एच का जो है वैल्यू पुट कर देता हूँ, जो कि हमारे पास इस तरह से है, ठीक है। ये SI वैल्यू है। अब हमारे पास जो मास है वो 0.1 है और ये 10 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करूंगा तो 1 आएगा, और 1 से इस नंबर को जब डिवाइड करूंगा तो क्या मुझे यही मिलेगा, मतलब मेरा जो वेवलेंथ का मान है वो ये होगा, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पर डी ब्रोगली इक्वेशन से क्या यहाँ पर वेवलेंथ काउंट करना है पार्टिकल की,
ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमें यहाँ फर्स्ट केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि इसी कंसेप्ट पर आधारित आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्वेश्चन जरूर आपको ना मिले, पर इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।